हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टैचू अपने आप ही हिलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब हंटर्स ये सब देखकर बुरी तरह से डर गए थे। कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है वरना ये स्टैचू फिर से इन पर अटैक कर देंगे। जूही काफी डरी हुई थी। कैप्टन जिनवू को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने के लिए बोल दिया था, वरना ये सब भी यहीं पर जलकर राख हो जाते। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट गया है और वो वहां पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करके कैप्टन की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते और इसलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को सिर्फ छोटे मिशन पर ही भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पर जा चुका है और वो अपने अनुभव से बताता है कि इनके सामने जो प्रॉब्लम है ये एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को तब स्टैचू पर लिखे रूल्स याद आते हैं। पहला, गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की जय जयकार करो। और तीसरा, गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जिनवू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड होगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगी है, जिसने अभी अभी हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिनवू की बहन जिन्हा की दोस्त है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सोंगी जिन्हा से पूछती है तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? जिन्हा कहती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा घायल होकर ही वापस आता है। सोंगी कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी तरफ कैप्टन और जिनवू सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तभी एक हंटर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैंने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। इस हंटर को पूरा विश्वास था कि अपनी भागने की फास्ट स्पीड से वो स्टैचू के अटैक करने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा और वो बच जाएगा। अब ये हंटर बिजली की स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर सब हंटर समझ जाते हैं कि ये स्टैचू जब चाहे उन्हें मार सकता है। वो सभी हंटर्स को एक चींटी की तरह मसल देगा, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सबको मारा क्यों नहीं? फिर जिनवू को स्टैचू पर लिखे नियम याद आते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये नियम इस टेम्पल के हैं। जिनवू खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के सामने सिर झुका लेता है, जिससे वो स्टैचू जिनवू को नहीं मारता। फिर जिनवू बाकी सभी हंटर से कहता है कि वो भी इस गॉड स्टैचू के सामने अपना सर झुका ले। जब तक उनके सर नीचे झुके हैं ये स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा और गॉड की पूजा करने का मतलब भी यही है। फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं और अपने सर को झुका लेते हैं। ये देखकर गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। उसके बाद गॉड स्टैचू को स्माइल करते देख इन हंटर्स को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और इन लोगों को कुचलने के लिए इनकी ओर बढ़ता है। जिनवू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी फॉलो करना होगा, यानी कि गॉड की जय जयकार। अब एक हंटर आगे आता और कहता है कि उसे पूजा करना आता है। फिर वो हंटर वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे तो गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। उसके बाद गॉड स्टैचू एक लड़की हंटर को भी कुचलकर मार डालता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। पार्क बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था क्योंकि घर पर उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। वो भागकर एक कोने में जाकर छिप जाता है, लेकिन वहां खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से ही काट देता है। जिनवू को समझ ही नहीं आता कि वो किसकी जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। फिर वो आसपास कुछ क्लू ढूंढने लगता है ताकि उसे कुछ पता चल सके और वो नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचू है उनके हाथों में किसी न किसी तरह के हथियार हैं।
लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे भी हैं जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिनवू कहता है कि सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है जिससे वो भी सुरक्षित हो जाता है। जिनवू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जिनवू जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की ओर भागता है लेकिन गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिनवू गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जो कि जिनवू को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर भी जिनवू किसी तरह रेंगते हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने के बाद गॉड स्टैचू वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही जिनवू के पास आती और देखती जिनवू की एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिनवू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन इससे उसके खुद के शरीर पर नुकसान होने लगता है। किम इन सब के लिए कैप्टन को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वही सभी को अंदर लेकर आया जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। ये सब आपस में बहस कर रहे थे। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू समझ जाते हैं कि ये एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा इंसान की बलि दी जाती है। तीसरा नियम गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी कि इनमें से किसी एक को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन की गर्दन पर तलवार रखकर उसे ही बलि देने के लिए बोलता है और कहता है वैसे भी तुमने ही जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की ओर जाने लगता है। जिनवू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो वहाँ पर आग जल जाती है। कैप्टन को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिनवू कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिनवू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं जिससे वहां पर और 3 जगह आग लग जाती है। जिनवू कहता है कि अगर वो यहीं पर इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा। फिर कैप्टन उसे बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए हैं तो अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। दरअसल 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मार के पोर्टल्स को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकता है। दूसरी तरफ जिनवू की बहन जीना हॉस्पिटल जाती है और अपने मॉम से बहुत सारी बातें करती है पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनवू बाकी सभी को भी ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है और सभी के लिए एक एक जगह आग जल जाती है और इनके पीछे ब्लू कलर की आग भी जलती है और फिर टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ये ब्लू आग समय के साथ साथ बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इन हंटर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिनवू सभी से कहता है कि वो स्टैचू पर नजर गड़ाए रखे, इससे वो अपनी जगह रुक जाएंगे। फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की ओर भागती है और वो यहाँ से सही सलामत निकल जाती है लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ ही नहीं आता कि ये कोई जाल है या वो सच में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। शायद इससे उनकी गॉड के लिए वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिनवू इन्हें हिलने से मना करता है और कहता है शायद ब्लू आग एक टाइमर की तरह है और हो सकता है कि उसके बुझने पर इन सभी को यहाँ से जाने दिया जाए। लेकिन किम कहता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता टाइमर खत्म होते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाए। किम को नहीं लगता था कि जिनवू जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। वो जिनवू को थैंक्स बोलता है लेकिन उसकी भी एक फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिनवू से माफी मांगता है और फिर किम भी यहाँ से भाग जाता है।
अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाए। वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। कैप्टन जूही से कहते हैं कि वो जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिनवू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चला जाए। जिनवू का पैर कट गया है तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही यहीं रुकने के लिए कहती है। जिनवू उसे मैजिक जेम देता है और कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने का खरीद ले। जब जिनवू बाहर आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत एक चौक मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो एक स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता था और वो जिनवू को इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन सका, पर उसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। सब लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो इसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वो ही यहाँ मरने वाला है। अब जिनवू को ऑल्टर पे ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिनवू को मारने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। और इसके साथ ही वो ब्लू आग बुझ जाती है और अचानक एक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाला बटन क्लिक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो दोस्तों, असली कहानी तो अगले एपिसोड से शुरू होने वाली है, लेकिन उसके लिए जिनवू जिंदा बचेगा भी या नहीं, और ये गेमिंग स्क्रीन का क्या चक्कर है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।